दोस्तों, मेरा नाम गरिमा है। हम अपने मामा की शादी में गांव आए थे। रात को पहुंचने के बाद सबसे मिलकर और खाना खाकर हम सो गए। अगले दिन सोकर उठे तो देखा कि घर में और भी सारे रिश्तेदार आए हुए थे, जिनमें से कुछ परिचित थे, वही कई लोगों से पहली बार परिचय हो रहा था। उनमें से ही अमित और स्वीटी थे, जो भाई बहन थे। वे हमारी बड़ी मामी की बहन के लड़के थे। अमित की उम्र में मुझसे करीब 1 साल बड़ा था, जबकि स्वीटी उसकी छोटी बहन थी। स्वीटी का जैसा नाम था वैसी ही स्वीट वो भी सुंदर सी थी। लंबे लंबे बाल और उस पर भरा हुआ डायग्राम, वह एकदम कातिल लगती थी। अमित और स्वीटी से मेरी और सोनू की अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैंने देखा था कि सोनू अक्सर किसी न किसी बहाने से स्वीटी से बात करता रहता था। उधर अमित भी मुझसे खूब बात करता था। घर में हालांकि बहुत से हमउम्र लोग थे, मगर हम चारों में कुछ ज्यादा ही पटने लगी थी। हम चारों अक्सर एक साथ ही बैठे और बातें करते थे। मजाक में हम सब चुटकुले भी सुनाते थे, जो कभी कभी डबल मीनिंग के भी होते थे। पहले तो मैं और सोनू इस तरह की बात करने में हिचकिचाते थे कि कहीं अमित और स्वीटी बुरा ना मान जाए, या फिर मेरे और सोनू के बारे में मैं क्या सोचेंगे कि भाई बहन होकर भी ये कैसा मजाक करते हैं। मगर बाद में मैंने और सोनू ने महसूस किया कि अमित और स्वीटी भी एक दूसरे से काफी खुले हुए थे। अमित भी खूब डबल मीनिंग चुटकुले सुनाता था, जिन पर स्वीटी भी खूब मजे लेती और हंसती थी। खैर, इसी तरह 4-5 दिन कट गए और मामा की शादी भी हो गई। घर में नई दुल्हन आ गई। शादी के अगले ही दिन से रिश्तेदारों का वापस जाना शुरू हो गया। हमने भी जाने की तैयारी शुरू कर दी, मगर बड़े मामा, मामी और नानी मम्मी को जबरदस्ती रोकने लगे और कुछ दिन और रुकने के लिए कहा, जिस पर मम्मी तैयार हो गई। फिर हमें और सोनू को एक बार फिर अकेले ही सफर करना था। मैं तो मन ही मन खुश हो गई कि चलो मौका मिला तो एक बार फिर स्टेशन पर मजे करेंगे। सोनू का चेहरा देखकर मैंने महसूस किया कि वह भी काफी खुश था। अगले दिन शाम को हमें निकालना था। ट्रेन का टाइम रात 9 बजे का था। इस बार हमें गांव से शहर जाना था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। रात में हमें पता चला कि अमित और स्वीटी भी उसी ट्रेन से जाएंगे। उन्हें आगे तक जाना था। ये सुनकर हमें अंदर अंदर गुस्सा आ रहा था कि मैं और सोनू पिछली बार की तरफ मजा नहीं कर पाएंगे। सोनू का भी चेहरा उतर गया था। हालांकि हम दोनों ने एक दूसरे से अभी कुछ कहा नहीं था, मगर मन ही मन सब समझ रहे थे। खैर, रात में हम सब सो गए। अगले दिन सुबह तो कर उठे तो देखा कि अमित और स्वीटी कहीं जाने के लिए तैयार थे। मैंने पूछा तो उन्हें बताया कि वे अपने गांव जा रहे हैं और वहीं से सीधी रात में स्टेशन आ जाएंगे। दरअसल उनका गांव हमारे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर था, तो उन्होंने सोचा था कि जब इतनी दूर आए तो एक बार अपने गांव भी सबसे मिल लें। थोड़ी देर बाद वे दोनों भाई बहन तैयार होकर चले गए। हमने भी तैयारी शुरू कर दी। दिन में खाना खाते समय सोनू ने मुझसे धीरे से कहा, दीदी, हमारी ट्रेन रात 9 बजे है, मगर हम स्टेशन के लिए जल्दी निकल लेंगे। मैं, क्यों? सोनू, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगर अमित और स्वीटी के आने से पहले हम पहुंच जाएंगे तो थोड़े स्टेशन वाले अंकल से एक बार फिर मुलाकात कर लेंगे। और यह कहकर वह हल्का सा मुस्कुराने लगा। मैं समझ गई कि सोनू क्या चाह रहा है। मैंने भी हल्का सा मुस्कुराकर कहा, ठीक है। हम एक दूसरे की भूख को समझ रहे थे। फिर खाना खाकर हमने अपने सामान की पैकिंग कर ली। शाम 5 बजे के करीब सोनू ने मम्मी से कहा, मम्मी, हम स्टेशन जल्दी चले जाएंगे। मम्मी ने पूछा, क्यों? सोनू ने कहा, अरे अंधेरा जल्दी हो जाता है, और अगर पिछली बार की तरह अगर बाइक फिर से पंचर हो जाएगी तो परेशानी हो जाएगी। फिर रास्ते में कोई सवारी भी नहीं मिलती। मैं सोनू के बहाने सुनकर मन ही मन हंस रही थी। खैर, मम्मी मान गई और उन्हें कहा, ठीक है। हम दोनों खुश हो गए। 5:30 होते होते अंधेरा होने लगा। सोनू और हम तैयार हो गए तो माँ ने कहा, इतनी जल्दी क्या है? फिर हमने कहा, माँ, जल्दी पहुँच जाएंगे तो ठीक रहेगा, ज्यादा रात में निकलेगा ठीक नहीं। दरअसल हम दोनों जल्दी से जल्दी स्टेशन पहुँच जाना चाह रहे थे, ताकि अमित और स्वीटी के आने से पहले थोड़े मजे ले सकें। घर में इतनी भीड़ होने की वजह से हम उस दिन के बाद एक बार भी एक दूसरे से कोई मजे नहीं ले पाए। यहाँ तक कि मुझे उंगली से भी प्यास बुझाने का मौका नहीं मिल रहा था। खैर, जल्दी करते करते 6 बजे तक हम घर से निकल लिए। मामा अपनी बाइक से हमें छोड़ने स्टेशन तक आए थे। 7 बजे तक हम स्टेशन आ गए। मामा थोड़ी देर स्टेशन पर रुकने को कह रहे थे, मगर हमने किसी तरह उन्हें समझाकर स्टेशन के बाहर से ही वापस कर दिया।
स्टेशन पर एकदम सन्नाटा पसरा था। ऐसा लग रहा था कि हमारे अलावा कोई और है ही नहीं। 7 हो रहे थे, अंधेरा पूरी तरह हो चुका था। स्टेशन पर ऑफिस के पास बस एक बल्ब जल रहा था। हम टिकट विंडो पर गए तो देखा कि उसी ऑफिस में जहां हम पिछली बार बैठे थे, एक तरफ से खिड़की खोलकर टिकट विंडो बनी थी। अंदर एक आदमी था। हमने 2 टिकट लिए। खिड़की से अंदर देखा तो बुकिंग क्लर्क के अलावा और कोई ऑफिस में नहीं था। हम समझ गए कि इस बार स्टेशन पर इसकी ड्यूटी है और अंकल की छुट्टी है। तो मैं और सोनू टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर आ गए। प्लेटफॉर्म पर देखा तो वहां भी एकदम सन्नाटा पसरा था। बस ऑफिस के पास जो बल्ब लगा था उसकी रोशनी हो रही थी, बाकी जगह अंधेरा था। हल्का हल्का कोहरा भी गिरना शुरू हो गया था, इसलिए ज्यादा दूर तक कुछ देखा भी नहीं जा रहा था। प्लेटफॉर्म पर लोहे की बेंच बनी थी। इसके अलावा 7 से 8 पेड़ भी लाइन से थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे थे, जिनके चारों ओर या बैठने के लिए सीमेंट का पक्का चबूतरा बना था। पहले तो थोड़ी देर हम वहीं खड़े रहे, फिर सोनू ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, दीदी आओ उधर चलकर बैठते हैं। हम दोनों प्लेटफॉर्म के एक तरफ चल दिए। एक पेड़ के नीचे पहनने पर मैंने सोनू से जानबूझकर कहा, यही बैठ जाते हैं। सोनू ने कहा, थोड़ा और आगे चलकर बैठते हैं दीदी। मैं मन ही मन हल्का सा मुस्कुरा रही थी। मैं समझ रही थी कि सोनू एकदम अकेले में चलकर बैठना चाह रहा था। वैसे सच कहूं तो मन मेरा भी वही था, इसलिए मैं बिना कोई ही हुज्जत किए चल दी। फिर प्लेटफॉर्म के एकदम आखिरी हिस्से में हम पहुंचे। वहां पेड़ के नीचे चबूतरे पर सोनू ने बैग रखे हुए कहा, दीदी यही बैठते हैं। मैंने भी इधर उधर देखा और ठीक है कहकर बैठ गई। स्टेशन पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। रेल पटरियों के पास एक लैंप पोस्ट की रोशनी हल्की हल्की आ रही थी। वो बस इतनी ही थी कि हम आसपास ही देख सकते थे, लेकिन हमें कोई नहीं देख सकता था। कोहरा भी हल्का घना हो रहा था। ऐसा कहूं तो माहौल एकदम मस्त और नशीला हो रहा था। मैंने सलवार कुर्ता पहना हुआ था और उसके ऊपर जैकेट पहना था। जानबूझकर मैंने इस बार सलवार पहन ली थी ताकि जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से उतारा जा सके। अंदर कुछ भी नहीं था। वही कुर्ता भी वो वाला पहना था जिसमें आगे बटन लगे हुए थे। वैसे कहूँ तो मैं खेलने की पूरी तैयारी के साथ आई थी। उधर सोनू ने भी पिछली बार की तरह ही स्पोर्ट्स वाली लोअर और जैकेट पहनी हुई थी। उसने भी शायद यही सोचकर पहना था कि नीचे उतरने में कोई परेशान न हो। थोड़ी देर हम चुप बैठे और फिर इधर उधर की बात करते रहे, मगर हम दोनों ही जान रहे हैं कि हम कुछ और करना चाह रहे हैं। हालांकि 1 सप्ताह भी नहीं बीता है जब सोनू ने मुझे रेला था, अमृत कुंभों को चूसा था और मैंने भी गन्ना चूसा था, मगर फिर भी हम दोनों आपस में इतना नहीं खुले थे कि सोनू मुझे सीधे कहे कि वह मुझे पेलना चाहता है या मैं उसे कहूँ कि सोनू मुझे पेला। वजह यही थी कि उस दिन तो पहली ट्रेन में बिना एक दूसरे से बात किए सब कुछ हुआ था और पहले स्टेशन पर अंकल के बहाने हम दोनों ने आपस में मजे लिए थे। मगर आज हम न तो ट्रेन में थे और न ही पिछली बार की तरह वो बुढ़े अंकल थे कि हम उनके बहाने कुछ कर सके। उस दिन के बाद हम दोनों ने इस विषय पर कोई बात भी नहीं की थी और आज पहली बार हम दोनों अकेले थे। इसलिए न सोनू मुझसे कुछ खुल के कह रहा था और न मैं कुछ कह पा रही थी। बात करते करते थोड़ी देर में सोनू हमारे टॉपिक पर आ गया जिसका हम दोनों को इंतजार था। सोनू, पिछली बार अंकल की वजह से स्टेशन पर हमने खूब मजे किए थे। मैं हल्का सा शर्माते हुए हंस पड़ी और कुछ कहा नहीं। सोनू ने फिर कहा, अगर अंकल आज भी होते तो फिर मजा आता ना। मैं हंसती हुई, तो जाओ खोज कर लाओ अंकल को। सोनू मुस्कुराते हुए, अब कहाँ खोजूं उन्हें। सोनू और मैं अब धीरे धीरे एक दूसरे से खुलते जा रहे थे, साथ ही मेरी नैना में भी खुजली होने लगी थी। सोनू ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बिना अंकल के मजे नहीं कर सकते क्या हम लोग। मैं हंसने लगी और उसे चिढ़ाते हुए बोली, किस मजे की बात कर रहे हो तुम, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इस पर सोनू ने मुझे चिकोटी काटते बोला, अच्छा ... बहुत भोली मत बनो दीदी। सच कहूँ तो पिछली बार सबसे ज्यादा मजे तो तुम्ही ने लिया था और अब भोली बन रही हो। सोनू ने जैसे ही ये कहा मैं एकदम शर्मा गई और हंसती हुई बोली, अच्छा बाबा, चलो सारे मजे मैंने ही लूटे थे, अब खुश। अभी सोनू कुछ कहने ही वाला था कि कुछ आवाज सुनकर हम दोनों एकदम चुप हो गए। हमने पलट कर देखा तो स्टेशन ऑफिस के पास से कुछ आवाज आ रही थी, मगर हम दोनों प्लेटफॉर्म के एकदम आखिर में थे। अंधेरा और कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कोई हमारी तरफ ही आ रहा है। हम दोनों उठकर पेड़ की आड़ में हो गए।
पास आने पर दो परछाई दिखाई देने लगी, मगर अभी वे इतने पास नहीं थे कि हम उन्हें देख सके कि वे कौन थे। जैसे ही वे पास आए, हम दोनों एकदम चौंक गए, क्योंकि वे अमित और स्वीटी थे। अमित और स्वीटी ने हमें नहीं देखा था, लेकिन वे हमारी ही तरफ आ रहे थे। मैंने टाइम देखा तो अभी 6:45 ही हो रहे थे। मैं सोचने लगी कि ये दोनों इतनी जल्दी कैसे यहाँ आ गए। सच कहूँ तो मेरा मूड एकदम खराब हो गया था। मैं और सोनू ने अभी मजे लेना शुरू ही किया था कि इनके आने से सब गड़बड़ हो गई। मैंने सोनू को देखा तो वह भी चौंक कर उन्हें ही देख रहा था। तभी हमसे ठीक पहले वाले पेड़ के चबूतरे पर बैग रखे हुए अमित ने स्वीटी से कहा, यहाँ ठीक है। स्वीटी बोली, हाँ भैया यही बैठते हैं, और फिर दोनों वही बैठ गए। अमित ने जीन्स और जैकेट पहनी थी और स्वीटी ने भी मेरी तरह सलवार कुर्ता पहना था और ऊपर जैकेट पहनी थी। मैं और सोनू पेड़ के पीछे छुपकर खड़े थे। अंधेरा होने की वजह से उन लोगों ने अभी तक हमें नहीं देखा था। मैं अभी निकलकर कुछ कहने ही वाली थी कि सोनू ने मेरा हाथ दबा दिया और मुंह पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। सोनू धीरे से बोला, अभी थोड़ी देर रुको, पहले सुनते हैं कि ये क्या बात करते हैं, उसके बाद सामने आएंगे। मैं कुछ बोली नहीं और चुपचाप खड़ी हो गई। तभी स्वीटी ने अमित से कहा, भैया उनको आने में अभी टाइम है ना। अमित, अरे अभी 6:45 ही हो रहे हैं, वे दोनों इतनी जल्दी कहाँ आने वाले हैं। मैं समझ गई कि वे हमारे बारे में ही बात कर रहे थे। अब मैं भी चुप होकर उनकी बात सुनने लगी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम दोनों यही हैं। अमित ने कहा, अभी ट्रेन आने में 2 घंटे से ज्यादा टाइम बचा है और मेरे ख्याल से वे लोग 8 बजे तक आएंगे। फिर उसने हंसते हुए कहा, चलो तब तक हम अपना काम शुरू करते हैं। इस पर स्वीटी ने हंसते हुए कहा, कौन सा काम, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। अमित ने कहा, यार स्वीटी प्लीज अब नाटक मत करो। स्वीटी हंसती हुई बोली, क्या भैया, अभी तो परसों ही तो किया था तुमने। आज फिर। उन दोनों की यह बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये काम की बात कर रहे हैं, मगर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी और मैं और सोनू चुपचाप से उनकी बातें सुन रहे थे। अमित ने मुंह बनाते हुए कहा, स्वीटी मजा मत खराब करो। स्वीटी, अरे भैया यहाँ कोई देख लेगा तो। अमित, हम दोनों के अलावा कोई और नहीं है यहाँ। स्वीटी हंसती हुई, और अगर वे लोग आ गए तो। अमित, तो क्या हुआ, वे भी हमारे साथ मजे कर लेंगे। स्वीटी हंसती हुई, हाँ हाँ तुम तो जरूर साथ में मजे करोगे। मैंने देखा था कि तुम चोरी चोरी गरिमा दीदी की मौसम्बियाँ देखा करते थे। जैसा ही मैंने ये शब्द स्वीटी के मुंह से सुना, मेरे तो होश ही उड़ गए और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सोनू की ओर देखा जो ठीक मेरे बगल खड़ा था। नजर मिलते ही हम दोनों मुस्कुरा दिए। सोनू ने धीरे से मेरे कान में कहा, अरे वाह दीदी, तुम्हारे तो बड़े दीवाने हैं। मैंने मुस्कुराते हुए उसे चिकोटी काटी और चुप रहने का इशारा किया। सोनू फिर अपना मुंह मेरे कान के पास लाकर धीरे से हंसते हुए बोला, दीदी लगता है ये दोनों भी हमारी ही तरह हैं और मजे लेने के लिए ही इतना पहले स्टेशन पर आए हैं। मैं भी हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर चुप रहने का इशारा किया। स्वीटी की बात पर अमित ने हंसते हुए कहा, अच्छा, और सोनू जो तेरे आगे पीछे घूमता रहता था वो। स्वीटी, अरे तो मैं थोड़ी ही जाती थी, वही तो आता था मेरे पास। अमित, लेकिन उनके आने से एक फायदा होगा। स्वीटी, क्या? अमित, तुम्हारा जलेबी चाटने का सपना पूरा हो जाएगा क्योंकि तुम गरिमा की चाट सकती हो। स्वीटी हंसने लगी और बोली, हाँ ये तो सही कह रहे हो भैया, तुम चाटने में मजा आने की इतनी तारीफ कर चुके हो कि मेरा भी किसी की चाटने का मन करता है। फिर उसने कहा, अच्छा भैया एक बात बताओ, जैसे तुम मेरी रसमलाई के स्वाद की तारीफ करते हो वैसा ही स्वाद गरिमा दीदी की जलेबी का भी होगा। अमित, ये तो गरिमा की चाट कर ही पता चलेगा। फिर अमित ने कहा, अच्छा चलो अब शुरू करते हैं। स्वीटी, लेकिन बस एक बार भैया। अमित, ठीक है। इसके बाद अमित खड़ा हो गया और अपनी जीन्स खोलने लगा। 1 मिनट में फनफनाता काला कोबरा बाहर आ गया, लहराने लगा। उसका देखते ही मेरे दिल की धड़कन एकदम बढ़ गई थी क्योंकि उसका सोनू के सामान से बड़ा था। मैं और सोनू एकटक उनकी तरफ देख रहे थे। अमित फिर चबूतरे पर बैठ गया और हाथ से पकड़कर हिलाते हुए स्वीटी से बोला, जल्दी करो यार। स्वीटी चबूतरे से उठकर अमित के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मजबूत डंडा अपने हाथ से पकड़ा और हल्का हल्का हिलाने लगी। फिर वह घुटनों के बल नीचे बैठ गई और गन्ना मुंह में लेकर चूसने लगी। स्वीटी को ये सब करते देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह पहली बार ये कर रही है। अब स्वीटी की पीठ हमारी तरफ थी
अमित उसके सिर पर हाथ रख बालों को धीरे धीरे सहला रहा था। फिर अमित हल्का सा आगे झुका और अपना एक हाथ नीचे ले गया। वो शायद संतरे दबा रहा था। तभी स्वीटी चूसना छोड़कर सीधी हुई और फिर उसने अपनी जैकेट की चेन खोलकर जैकेट को दोनों या फैला दिया ताकि अमित आराम से उसके ऑरेंज जूस निकाल सके। और वह फिर दोबारा झुककर शुरू हो गई। इधर मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैंने सोनू की तरफ देखा तो वह तो उन्हें देखते एक हाथ से अपने कोबरा को ऊपर से ही सहला रहा था। थोड़ी देर बाद स्वीटी खड़ी हो गई और बोली, भैया अब तुम्हारी बारी है। अमित चबूतरे से उतरकर स्वीटी के सामने आ गया और वह घुटनों के बाल नीचे बैठ गया। फिर अमित ने स्वीटी के कुर्ते को पकड़कर ऊपर उठाया और उसे अपना मुंह ले जाकर स्वीटी की सुलगती भट्टी पर रख दिया और चाटने लगा। स्वीटी ने अपने दोनों हाथ अमित के सिर पर रख दिया और हल्का हल्का अपनी कमर को हिलाने लगी। थोड़ी ही देर में उसने अपनी जैकेट भी उतारकर चबूतरे पर रख दी। स्वीटी की पीठ हमारी तरफ थी। उसने अपने कुर्ते को पहले ही ऊपर कर दिया था। अब बाहर निकलने से गोरा गोरा सुंदर सा तरबूज दिखने लगा था। इधर मेरी और सोनू दोनों की हालत खराब हो रही थी। मैं भी धीरे से अपने एक हाथ को नीचे ले जाकर ऊपर से ही मैना को सहलाने लगी थी। मैंने सोनू की ओर देखा तो एक बार हमारी नजर मिली। उसकी निगाह नीचे मेरे हाथ पर गई और वो समझ गया कि मैं अपनी सहला रही हूँ। हम दोनों फिर अमित और स्वीटी को देखने लगे। अमित अभी भी चाटते जा रहा था और अपने एक हाथ से नागराज को भी सहलाता जा रहा था। तभी सोनू हल्का झुका तो मेरी निगाह उस पार गई तो मैं चौंक गई। सोनू ने अपने लोअर को नीचे कर दिया था। खड़ा हुआ काला भूषण झटके से बाहर आ गया। सोनू अमित और स्वीटी की तरफ देखते हुए हाथ से अपने आप को तसल्ली देने लगा। उसने मेरी तरफ देखा। जैसे ही हमारी नजर मिली हम दोनों मुस्कुरा दिए और फिर अमित और स्वीटी को देखने लगे। थोड़ी देर तक स्वीटी की रसमलाई चाटने के बाद अमित खड़ा हो गया और चबूतरे की तरफ इशारा करते हुए स्वीटी से बोला, स्वीटी इधर आ जाओ। फिर स्वीटी आगे बढ़कर चबूतरे के पास आ गई और अपने दोनों हाथ चबूतरे पर रखकर झुक गई। अमित स्वीटी के पीछे आया और अपने काला फनफनात कोबरा को गुफा के द्वार पर रखा। काला कोबरा सरसराता हुआ गुफाएं चला गया। स्वीटी के मुंह से हल्की सी सिसकारी निकली और फिर दनादन झटकों के साथ नागराज गुफा में कंपन पैदा करने लगा। मेरी हालत एकदम खराब हो गई थी। मेरा चेहरा एकदम गर्म हो गया था। मैंने भी नाड़ा खोल दिया। फिर मैं अपनी एक उंगली अंदर डालकर तेजी से अंदर बाहर करने लगी। उस वक्त माहौल बड़ा अजीब हो गया था। तभी मैंने अपने पीछे पर कुछ महसूस किया। मैंने देखा तो सोनू मेरे पीछे आ गया था और ऊपर से गन्ना रगड़ रहा था। मुझसे भी खुजली बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने जलेबी में उंगली करके आगे झुक गई और चबूतरे पर अपने दोनों हाथों को टिका दिया और भारी मट्टा उठाकर सोनू को ओखली में मूसल डालने के लिए खुला निमंत्रण दे दिया। ओखली इतनी गीली हो चुकी थी कि एक ही झटके में मूसल अंदर घुस गया। मेरे मुंह से सिसकारी निकली। उसके बाद सोनू ने तेजी से धक्के लगाते हुए रेला शुरू कर दिया। हम दोनों इतने पागल हो चुके थे। करीब 10 से 15 धक्के में ही सोनू बरस पड़ा और गर्म गर्म अमृत वर्षा से ओखली भर गई। इतने में मेरा शरीर पूरी तरह से अकड़ गया और फिर मेरी ओखली ने भी पानी छोड़ दिया। मैं हौंफने लगी और उसी तरह चबूतरे का सहारा लेकर झुकी रही और अपनी सांसों को काबू में करने लगी। उधर अमित भी तेजी से धक्के मारते हुए बड़बड़ा रहा था, आहा स्वीटी बस थोड़ा और तेजी से झटके लेते हुए अपनी बहन की सुराही में पानी भर दिया। स्वीटी भी तेजी से उछालती हुई बरस पड़ी। इस तरह हम चारों साथ ही झड़े। आगे सफर जारी है दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।